are you all? We are learning the chapter number 15 of class 9 science, that is improvement in the food resources. Improvement in the food resources generally contains three major parts. पहला तो इंट्रोडक्शन चला गया था. आफ्टर इंट्रोडक्शन देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स, दैट इज क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. एक तो क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव करना है, क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना है, एंड थर्ड वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन. सो फर्स्ट टू क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट एंड दी क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हमने कर लिया है. नाउ वी आर मूविंग विद द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. So what are the methods for the protection of the crop and why crop needs protection? ठंड अभी बहुत है, आपको स्वेटर चाहिए, that is the protection, that is simple meaning of the protection from the cold. तो इसी तरीके से plants को भी कोई ना कोई factors है, ऐसा जरूर नहीं कि उनको ठंड से ही दिक्कत है. So there are the different factors because of which the plants may get destroyed, कि उनका जो पूरा क्रॉपिंग है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. So there are few methods by which we can protect the crop, by which we can protect the crop. तो यहाँ पे हम आराम से देखेंगे, बेटा ध्यान से देखो. The first method is the use of herbicides, insecticides and fungicides. Herbicides यानी weeds आते हैं. The weeds are the unwanted plants that grow with the crop. आपने क्रॉप ग्रो किया है वीट का, वीट के साथ सम ऑफ द ग्रास टाइप का कोई प्लांट ग्रो हो जाता है जो क्या करता है, वीट को अच्छे से ग्रो होने नहीं देता है. क्यों? आप एक थाली लेके बैठे हो, आपका भाई भी उसी थाली में आके खाना स्टार्ट कर देता है, तो आपको खाना कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? द सेम थिंग हैपेंस विद द क्रॉप. इफ एनी ऑफ द क्रॉप प्लांट्स में अगर वीड्स आ जाते हैं, देन वीड्स कॉम्पीट्स विद द न्यूट्रिएंट्स, तो उनको बहुत सारी चीजों से दिक्कत आती है. तो इसीलिए हम हर्बिसाइड्स, तो वीड्स को निकालने के लिए, हर्ब्स को, कोई भी प्लांट को निकालने के लिए हम कुछ दवाई यूज करते हैं, दैट इज द हर्बिसाइड्स. देयर कैन बी इवन द इंसेक्ट्स, देयर कैन बी इवन द इंसेक्ट्स, तो इंसेक्टिसाइड्स आती है. फंगस को रिमूव करने के लिए फंगिसाइड्स आती है. सम आर द नेचुरल प्रोटेक्शन मेथड्स. यहां पे भी सिर्फ नाम देखेंगे बेटा, डिटेल में स्टडी तो हम करने ही वाले हैं. तो क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन में कोई नेचुरल मेथड्स है. नेचुरल मेथड्स यानी जब भी हम सोइंग करते हैं, अभी हम सीड्स को जब भी सॉइल में डालने वाले हैं, उससे पहले प्लगिंग, टिलिंग, लेवलिंग, द लास्ट ईयर वी हैव लर्नड इन दी चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8. तो वहां पे हम क्या करते थे बेटा, प्लगिंग आता था, टेलिंग आता था. उससे क्या होता है, समर सीजन में जनरली हम ये चीज कर लेते हैं. तो उससे क्या होता है कि वीड्स अगर कहीं नीचे रह गए हैं तो ऊपर इन दी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन वो डेड हो जाएंगे, तो वीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो दैट आर द सम नेचुरल मेथड्स. बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स, कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स इट मींस कि हम प्लांट्स में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे दवाइयां पहले से ही दे सकते हैं दैट इट रिमेन्स डिजीज फ्री. उनको कोई बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई से कोई दिक्कत ना हो. जैसे 2 बूंद पोलियो की हम पहले से ही लेते तो हम पोलियो वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, मतलब रेजिस्ट कर लेते हैं, तो हमसे उनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं नहीं है. दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड. कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक द क्रॉप प्रोटेक्शन. द कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक द क्रॉप प्रोटेक्शन, कि भाई क्रॉप रोटेशन अगर हम करते हैं ना, तो एक देखो सिंपल सी चीज है कि भाई रेबीज वायरस होता है, रेबीज वो डॉग्स में भी होता है, हम में भी होता है. कोविड-19, ये जो कोरोना वायरस, कोविड-19 डिजीज का नाम है, और वो डिजीज होती किससे, तो कोरोना वायरस से. वायरस का नाम कोरोना है, डिजीज का नाम कोरोना नहीं है. हम बोलते हैं हाँ इसको कोरोना हो गया, इसको कोरोना नहीं हुआ है, उसको कोविड-19 हुआ है. किसकी वजह से हुआ है, तो कोरोना की वजह से हुआ है. क्लियर? सो वायरस का नाम कोरोना है. ये कोरोना वायरस बैट्स में भी होता है ना, चमगादड़, बैट्स में भी होता है. So in the bats also there are coronavirus, but in that bats it is not that much harmful that it is harmful in the human beings. तो human beings के लिए वो तो बहुत ही harmful होता है, लेकिन bats के लिए उतना harmful नहीं है. तो similarly एक कोई वायरस है, बैक्टीरिया, फंगाई है, it is not that it will be also harmful for the another plant. Clear? It is not sure that it will be harmful for the another plant. तो अगर हम क्रॉप प्रोटेक्शन जैसे मेथड्स यूज करते हैं, इंटरक्रॉपिंग है, क्रॉप रोटेशन है, तो उससे क्या होगा कि कोई एक चीज इन्फेक्ट होगी तो दूसरे अगर नहीं होगी तो बीच में बहुत ही लॉन्ग स्पेन आ जाएगा, तो वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा. क्लियर? वायरस है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, तो उतना वर्क नहीं कर पाएंगे इफ यू आर यूजिंग दी क्रॉप रोटेशन. उससे पहले कौन सा था, बायोटेक्नोलॉजी. नाउ फिजिकल मेजर्स लाइक द इंसेक्ट ट्रैप्स. इंसेक्ट ट्रैप्स यानी कि हम कोई ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं, कोई दूसरे इंसेक्ट ला सकते हैं, या तो फिर कोई इस तरीके के प्लांट्स ला सकते हैं जिसमें इंसेक्ट्स कम हो जाए, जिससे इंसेक्ट्स
कम हो जाए, दैट आर द फिजिकल मेथड्स, वो हमारे खुद के मेथड्स होते हैं, हमारे खुद की मेहनत पे रहते हैं, इसलिए दे आर नोन एज द फिजिकल मेथड्स फॉर द इंसेक्ट ट्रैप्स। वहां पे हम कोई दवाई ववाई ऐसी कोई चीज यूज करते नहीं है, ऐसी कोई चीज यूज कर सकते नहीं है बेटा। सो दैट आर द इंसेक्ट ट्रैप्स। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्रॉप प्रोटेक्शन। ये तो हमने मेथड्स देखी कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप, बट इसमें से कौन सी मेथड यूज करेंगे उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो किससे अफेक्ट होता है, तभी तो इसमें से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं। वो अफेक्ट वायरस से होता है, वो अफेक्ट वायरस से होता है और हम हर्बिसाइड्स डाल रहे हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो बिफोर यूजिंग दिस वन ऑफ द मेथड्स वी नीड टू नो दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द क्रॉप्स, दैट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक यानी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, बायोटिक यानी लिविंग फैक्टर्स, है ना, लिविंग थिंग्स, और यहां पे अबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स? वीड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया। वीड्स आपको पता है अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द क्रॉप which compete with the nutrients, water, sunlight and space। तो ये होते हैं वीड्स। दूसरे होते हैं इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स तो क्या कर सकते हैं, प्लांट को खा जाएंगे, फ्रूट खा जाएंगे, सीड्स खा जाएंगे, रूट्स खा जा सकते हैं, स्टीम को डैमेज कर सकते हैं, डेट आर द इंसेक्ट्स। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑल्सो सिमिलरली, जैसे हमारे में कोई डिजीज करते हैं वैसे प्लांट में भी कोई डिजीज हो सकती है। फंगाई, फंगाई भी हम बॉडी में मतलब कैसे हो सकता है, अगर आप देखें तो जनरली कान में फंगस हो जाता है ना, इन द ईयर्स। अगर हम बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली शूज पहनते हैं तो शूज में भी अंदर हमारे पैरों में फंगस हो जाता है। इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं जिनके पैर में पसीना बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए वो नॉन फंगल पाउडर्स यूज करते हैं। एथलेटिक पाउडर्स आते हैं ना जो नॉन फंगस होते हैं, तो इस तरीके के यूज करते हैं। सो दैट आर फंगस। आपने एक चीज सुनी होगी, एक डिजीज जिसे कहते हैं धाधर, है ना। सो दैट आर द बिकॉज ऑफ एक टाइप ऑफ फंगस है। तो उस तरीके से यहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस अगर ह्यूमन बींग्स में होते हैं, देयर आर समवॉट द फंगल्स, बैक्टीरियल एंड इंसेक्टियल डैमेज टू द प्लांट्स आल्सो। What are the abiotic factors? Abiotic factors are the temperatures and the moist यानी moisture। तो moisture अगर एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, कम है, तो उससे भी अफेक्ट करता है। सो दैट आर द टेम्परेचर ऑल्सो। टेम्परेचर में क्या होगा कि अगर हमारा सराउंडिंग का, हमारा या प्लांट का, क्रॉप की बात करते हैं तो सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है, बहुत कम करता है, तो भी उसमें डैमेज हो सकते हैं। मॉइस्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं कि भाई बारिश के मौसम में कि अगर कोई भी विंटर क्रॉप हमने ग्रो किया हुआ है उसमें बारिश हो जाती है तो मतलब मॉइस्चर बढ़ गया है तो भी प्लांट को डैमेज कर सकता है। सो दैट आर दी अबायोटिक फैक्टर्स, दैट आर दी अबायोटिक फैक्टर्स। व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स? टेम्परेचर एंड मॉइस्ट। व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स? बायोटिक फैक्टर्स आर वीड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगाई। कौन सी मेथड यूज करेंगे? यहाँ पे 5 मेथड्स हमने लिखी है। यूज ऑफ एनी दवाई यूज करते हैं ना, द हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, द फॉर स्पेसिफिक पर्पस कोई चीज को हटाने के लिए वी आर यूजिंग, फॉर रिमूवल ऑफ द वीड्स वी आर यूजिंग हर्बिसाइड्स, फॉर द रिमूवल ऑफ इंसेक्ट्स वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, फॉर रिमूवल ऑफ फंगाई वी आर यूजिंग फंगिसाइड्स। नाउ नेचुरल क्रॉप प्रोटेक्शन मेथड्स, हमने बोला ना प्लगिंग, टिलिंग। सो इन द समर सीजन ड्यूरिंग वी आर यूजिंग प्लगिंग। अगर समर सीजन में कोई क्रॉप नहीं होता लेकिन तब उस टाइम पे अगर एक बार प्लग कर देते हैं, प्लगिंग का मतलब होता है फॉर एग्जांपल सॉइल है, इस यहां तक का सॉइल भरा हुआ है वहां पे फार्म में, तो हम क्या करते हैं उसके 3-4 फीट का जो सॉइल है ना उसको इन्वर्स कर देंगे कि ऐसा मशीन रोटर्स यूज करेंगे जिसकी वजह से नीचे का सॉइल ऊपर आ जाएगा, ऊपर का सॉइल नीचे चला जाएगा। तो अगर कोई नीचे तक वीड्स चले गए तो वीड्स वापस ऊपर आ जाएंगे, इंसेक्ट्स वापस ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन वो खत्म हो जाएंगे। सो वहां पे हम इस तरीके के मेथड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा कि अगर हम कोई देखें तो फार्म में कि फॉर एग्जाम्पल ये फार्म है, यहाँ पे तो नीचे का जो सोइल है ना उसको ऊपर लेते हैं, ऊपर का सोइल को नीचे जाने देते हैं, तो कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो नीचे का सोइल ऊपर चला गया, ऊपर का सोइल नीचे चला गया। सो इन्वर्जन, ड्यूरिंग दिस इन्वर्जन क्या हो जाता है, सॉइल सॉफ्ट हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाएगा, नीचे की जो सॉइल है ऊपर आ जाएगी, तो सॉइल के साथ क्या आ जाएगा, सॉइल के साथ वीड्स है, इंसेक्ट्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, फंगाई है, ऑल ऑफ देम कम्स ऑन दी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सन एंड बिकॉज ऑफ दी हीट ऑफ द सन, एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन, क्योंकि ये समर सीजन में हम करेंगे। सो बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन
वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। और ये तभी हम करते हैं जनरली व्हेन वी आर नॉट ग्रोइंग दी क्रॉप्स। जब हम क्रॉप्स ग्रो नहीं करते ना, तब ये चीज हम मेथड्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, ये मेथड्स कब यूज करते हैं, जनरली समर सीजन में। आफ्टर द क्रॉप प्रोटेक्शन हमारे पास था बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स। इसके लिए मैंने क्या याद रखा कि हम पहले से ही प्लांट को इम्यून करेंगे बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी, जिससे वो डिजीज से अफेक्ट ना हो। कि पहले से ही कोई ऐसा जेनेटिक चेंज करो, हाइब्रिडाइजेशन करो, उसमें कोई दवाई पहले से दे दो। सो पहले से ही सीड्स ऐसा करो, प्लांट को ऐसा ग्रो करो दैट इट रिमेन्स इम्यून टू दी डिजीज। उनको बैक्टीरियाज, वायरसेस, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, मोस्ट ऑफ द वायरसेस, मोस्ट ऑफ द डिजीज से वो बचे रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो। दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। कल्चरल प्रैक्टिस लाइज द क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, कि अगर हम टाइम टू टाइम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्रॉप को रोटेट करते रहेंगे, देन वी विल बी इम्यून टू दिस ऑफ दी वायरसेस, बैक्टीरियाज, वीड्स, है ना। कि हर एक प्लांट के लिए वीड सही नहीं होता है, कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो वीड वीट के टाइम पे ग्रो हो रहा है वही वीट ग्राम्स के टाइम पे ग्रो हो, वही वीट कोई तीसरे क्रॉप के साथ ग्रो हो। तो हर एक क्रॉप के अकॉर्डिंगली वीड्स डिपेंडेंट होते हैं। सो वीड्स आर अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो वीड को ग्रो होने देते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो वीड को ग्रो नहीं होने देते। व्हाट आर द वीड्स? वीड्स का अगर हम देखें तो दे कॉम्पीट विद द न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट, स्पेस। क्रॉप ग्रो हो रहा है तो क्रॉप के साथ कंपटीशन होगा। अगर क्रॉप है, क्रॉप को 1 फीट सर्कल जितना स्पेस मिल रहा है जहां पे ग्रो हो सकता है, अपने रूट्स को फैला सकता है, सनलाइट आ रही है, वाटर आ रहा है। सो अगर उसी स्पेस में वीड आ गया तो न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा न्यूट्रिएंट वीड खा जाएगा तो थोड़ा ही क्रॉप के लिए रहेगा, वाटर का डिवीजन हो जाएगा, सनलाइट का डिवीजन हो जाएगा, स्पेस का डिवीजन हो जाएगा, तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द वीड, वीड की वजह से क्रॉप को डैमेज हो रहा है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो वीड को भी डैमेज कर सकते हैं। तो अगर हम वीड्स की बात करें, देन वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स दैट कॉम्पीट विद दी क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस। तो वीड्स तो बहुत ही मतलब एक तरीके से देखें तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खामखा क्रॉप का न्यूट्रिशन कम करते रहते हैं। What are the examples of the weeds? That is xanthium, parthenium, weed sorghum, wild oats. Clear? इसके कॉमन नेम्स भी है, ये थोड़े उसके स्पेसिफिक नेम है, जेनेरिक नेम है। तो इसे गोखरू कहते हैं, गोखरू। xanthium को गोखरू कहा जाता है इन द लोकल लैंग्वेज। द पैर्थेनियम इज ऑल्सो नोन एज गाजर घास। गाजर घास इज द नेम ऑफ द पैर्थेनियम। वाइल्ड सोरगम है, वाइल्ड ओट्स है, वो तो हम जान ही सकते हैं। Clear? So these are the weeds, these are the unwanted plants, these are the names of the unwanted plants which compete with the nutrients, for water, which compete with the crops for nutrients, water, sunlight and space. तो ये weeds से हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। weeds को कैसे हटाया जा सकता है, इसमें से कोई मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो herbicides, we can spread herbicides on it, we can spread herbicides on the weeds। यहाँ पे एक जैसा मैंने यहाँ पे टेबल बनाया ना बेटा, अभी एक होमवर्क में आपके लिए काम में छोड़ता हूं, ऐसा ही एक टेबल बनाना है जिसमें लिस्ट करना है वीडिसाइड्स का, मतलब हर्बिसाइड्स का, कौन कौन से वीड्स के लिए दवाइयों के नाम होंगे, इंसेक्टिसाइड्स के नाम हो सकते हैं, फिर यहाँ पे फंगिसाइड्स अगर हम देखें तो वो नाम हो सकते हैं। व्हाट आर दी बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, डिजीज करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो ऐसा टेबल एक छोटा सा बनेगा, बहुत ज्यादा नाम नहीं है, टोटल मिला के 5 to 7 नेम्स है। तो आपको ऐसा एक छोटा सा एक टेबल बना लेना है जिससे आपका डेटा अच्छे से मेंटेन करोगे, नोटबुक फेसबुक अच्छे से मेंटेन करोगे तो ही आप ये चीजें कर सकोगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर वापस लेक्चर देख लेना, पूरा एक बार लिख लेना। क्लियर? लिंक तो हुई है आपके पास, तो एक बार वापस कर देना। जी अगर लिंक नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ compete, now these weeds compete with the crops, कि क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो नहीं होने देंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल यहां पे एक क्रॉप लगाया हुआ है, क्रॉप प्लांट है, दूसरा क्रॉप प्लांट, थर्ड क्रॉप प्लांट, फोर्थ क्रॉप प्लांट, फिफ्थ क्रॉप प्लांट, सिक्स्थ क्रॉप प्लांट, तो मतलब ऐसे पूरा रो है क्रॉप्स का, और इसी क्रॉप्स के बीच में यहां पे वीड्स ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एक वीड आ गया, तो अगर यहां पे वीड्स आ जाते हैं बेटा, तो ये वीड्स क्या करेंगे, वीड्स को ग्रो होने के लिए भी न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें चाहिए। तो पहले इतने एरिया में सिर्फ एक ही प्लांट था, अभी 2 प्लांट हो गए। फिर अगर हम
ये एरिया देखे तो उसमें 3 प्लांट हो गए, तो जो न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये प्लांट जो हमारा ओरिजिनल प्लांट था वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहा है, थोड़े न्यूट्रिएंट्स तो वीड ले जा रहे हैं, तो हमारे जो मेन ओरिजिनल क्रॉप है दे आर गेटिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिमिलरली दे ऑल्सो कम्पीट फॉर द वाटर, दे ऑल्सो कम्पीट विद द फॉर दी वाटर, कि वाटर उनको नहीं मिलेगा क्योंकि थोड़ा पानी वो भी ले जा रहे हैं, उनको स्पेस अच्छे से ग्रो होने के लिए नहीं मिलेगी, सनलाइट अच्छे से नहीं मिलेगी। सो दिस आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। अगर इनको रिमूव करना है तो आप हर्बिसाइड्स यूज कर सकते हो, वीड्स को रिमूव करना है तो, अगर हर्बिसाइड्स यूज नहीं करने तो उसको समर टाइम पे प्लगिंग कर लो कि नीचे का सॉइल ऊपर ले लो, ऊपर का सॉइल नीचे ले लो, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन हो, वीडिसाइड्स भी कम हो जाए, फंगिसाइड्स भी यूज ना करना पड़े, कोई भी चीज़ आपको यूज नहीं करनी पड़े। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली वो चीज आप कर सकते हो, नेचुरल मेथड्स यूज कर सकते हैं ऐसे। नाउ अनदर वन आर द पेस्ट एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पेस्ट? एग्जांपल्स ऑफ पेस्ट आर एफिड्स, लोकस्ट, लीफ होपर्स, ग्रास होपर्स, लीफ होपर्स, ग्रास होपर्स, ये सारी चीजें बात करें। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं याद करवाना चाहता हूं, दैट इज लोकस्ट। इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद बहुत इजीली रह जाएगा। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तब तो स्कूल्स बंद हो गए थे, आपको लेक्चर्स नहीं मिल रहे थे, तो काफी टाइम पे आप लोग फ्री थे। उसी फ्री टाइम में आपने खेला कूदा, बहुत कम किया, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको न्यूज में पता चले तो नॉर्थ इंडिया में पूरा ऐसा वेव जाता था लोकस्ट का, इंसेक्ट्स का, बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स आ गए थे। महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, हरियाणा, दिल्ली, तो ये जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, तो ये सारे जो स्टेट्स थे उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आ गए थे और इंसेक्ट्स का नाम था लोकस्ट। तो ये जो लोकस्ट है ना बेटा, ये लोकस्ट वो क्या करते हैं, बोर इनटू द स्टीम्स एंड फ्रूट्स। बोर्स यानी इनटू होल कर देते हैं, होल्स कर देते हैं। कोई भी क्रॉप है, क्रॉप ट्रीज हैं, तो उनकी स्टीम में होल्स कर सकते हैं, फ्रूट्स में होल कर सकते हैं, वहां पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी चीजें वहीं पे करते हैं, सो होल्स कर सकते हैं। क्लियर? एफाइड्स है, लीफ होपर्स है, ग्रास होपर्स है, यहां पे सक द सेल सेप, सक द सेल सेप, वो इतने छोटे हो सकते हैं कि इवन द सेल का सेप, सेल सेप, सेप का मतलब होता है लिक्विड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स या फिर कोई भी एनिमल प्लांट सेल्स देखें तो उसमें ह्यूज कंटेंट ऑफ सेल्यूलोज होता है, सेल्स के अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है और उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट इज द सेल सेप, पूरा सेल को खा जाते हैं, पी जाते हैं, चूस जाते हैं। दैट इज द सक द सेल सेप। सक यानी कि मतलब सकिंग, कि हम स्ट्रो में, दैट इज सकिंग, तो पूरा सेल सेप। तो उनका जो मुंह होता है ना वैसे स्ट्रो जैसा ही होता है, इतना छोटा होता है इसलिए दिखता नहीं है, लेकिन जूम करके अगर हम देखें तो ऐसे ही एफाइड्स होते हैं, लीफ होपर्स होते हैं, जिनका इतना ऐसा मुंह होता है स्ट्रो जैसा ही, कि सेल्स में से लिक्विड पोर्शन जो सेल्यूलोज कहा जाता है, वैक्यूल्स आपने सुना होगा, तो उसमें से पूरा सेल सेप को एब्जॉर्ब कर लेंगे। दैट इज द सेल सेप, लिक्विड पोर्शन, तो उसको सक कर लेंगे। ये तो इजीली समझ में आ ही जाएगा। कटिंग एंड च्यूइंग ऑफ द रूट्स, कटिंग एंड द च्यूइंग ऑफ रूट्स, कटिंग एंड द च्यूइंग ऑफ रूट्स अगर हम देखें तो क्या होगा बेटा? रूट्स को खा जाएंगे, च्यू कर जाएंगे, तो रूट्स को डैमेज करेंगे, और अगर रूट्स को डैमेज कर दिया तो पूरा प्लांट बिगड़ गया। रूट्स को डैमेज कर दिया तो पूरा प्लांट बिगड़ गया। बाजीराव देखा था ना उसका ओपनिंग सीन, और बाजीराव वो पूरा मोर पीच होता है, उसमें नीचे रूट्स पे लगाता है, क्या बोलता है? रूट्स पे मारेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, रूट्स पे मारेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। शास्त्र के साथ शस्त्र का उसको एग्जाम्पल देना था, शस्त्र के साथ शास्त्र का, तो उसने मारा, पूरा मोरपीच था, उसके रूट पे मारा, तो रूट क्या था? दिल्ली थी, तो पूरा मुगल एम्पायर उनको खत्म करना है, तो रूट पे, दिल्ली पे वार करोगे तो अब पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली कुछ एफाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली रूट्स पे ही, रूट्स को ही डैमेज कर देते हैं, लीफ होपर्स, एफाइट्स, लोकस्ट। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें, ग्रास होपर, है ना, ग्रास होपर भी ऐसा ही करते हैं। ग्रास होपर एंड लोकस्ट का काम एक जैसा होता है, बोर इनटू द स्टीम्स। एफाइट्स एंड लीफ होपर्स कर सकते हैं, च्यूइंग द रूट्स, ऐसा काम वो लोग कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। दिस आर वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस है ना बेटा, तो वो बहुत ही दिक्कत वाला काम है।
क्यों? क्योंकि इनको तो रोका है, ऐसा ऐसा नहीं कि इजीली रोका जा सकता है, लेकिन somehow इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन यूजिंग दी बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। दवाई उतनी सारी डालो, फंगिसाइड्स डालो, इंसेक्टिसाइड्स डालो, लेकिन इनको कंट्रोल करना उतना ईजी होता नहीं है। सो लेट अस थिंक दैट कि बैक्टीरियाज होते हैं तो बैक्टीरियाज क्या करेंगे, बैक्टीरियल ब्लाइट एंड कैंकर्स, अगर वो बैक्टीरिया से अफेक्ट होता है ना तो बैक्टीरियल ब्लाइट। अभी बैक्टीरियल ब्लाइट नाम तो बहुत ही होता है, याद नहीं रहेगा, लेकिन काम क्या होता है हम बताएंगे। कि कोई भी लीफ समझो कि कोई भी लीफ है, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा लीफ है, आप पीपल का कोई भी लीफ ले लो, उसमें प्लांट में देखोगे तो कोई ना कोई ऐसा लीफ होगा ना कि कोई ना कोई लीफ में ऐसा जो पोर्शन है ना, ऐसा जो साइड में, ये तो ड्राई हो रहा है इसीलिए सूख रहा है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं बीच बीच में होता है। ऐसा क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसे शेप्स होते हैं, ऐसा कलर का हो जाता है, हमें लग रहा है कि वो बिगड़ रहा है, बीच में से सूख रहा है। सो दैट इज द बैक्टीरियल ब्लाइट। वैसे यहाँ पे जो सारी यहाँ पे डिजीज लिखी है ना ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, लेकिन वो किसको दिखेगी, डॉक्टर को दिखेगी, जो इसको पढ़ रहा है, जूलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको दिखेगा, है ना। तो दिस आर द थिंग्स कि बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरियल ब्लाइट क्या होता है, तो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है जो डायरेक्टली क्या करेगा बेटा, तो बैक्टीरियल ब्लाइट है वो बीच में से जो ये ड्राइंग पोर्शन हो रहा है ना, बीच बीच में छोटी छोटी जगह पे थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा ऐसा, तो बीच बीच में से सर्कल्स डॉट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ब्लाइट वो स्वेल नहीं करेगा, वो स्वेल नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ही कलर जो ये पत्ता ड्राई हो रहा है, कलर आ रहा है, वो बीच बीच में कहीं ना कहीं कलर आना स्टार्ट करेगा। अभी जनरली अगर हम विंटर में देखते तो विंटर में तो पत्ते, ऑटम सीजन, ड्यूरिंग दिस सीजन द ट्रीज शेड्स देयर लीव्स, तो अभी तो वैसे ही ड्राई हो रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पूरा लीफ ड्राई नहीं कर रहा है, लेकिन बीच बीच में ग्रीन ही हो रहा है, लेकिन बीच बीच में उसका येलोइश कलर, ब्राउनिश कलर आ रहा है, सो दैट इज बैक्टीरियल ब्लाइट, दैट इज बैक्टीरियल ब्लाइट। नाउ जनरली कैंकर्स अगर हम देखें बेटा, तो कैंकर्स आल्सो सिमिलर टाइप्स ऑफ थिंग्स होती है, लेकिन ये रूट्स को भी अफेक्ट करता है। कैंकर्स जनरली होता है किसमें होता है बेटा, रूट्स को भी अफेक्ट करता है, तो कैंकर्स रूट को अफेक्ट करता है, तो ये ध्यान रखना है। तो बैक्टीरियल जो ब्लाइट अगर हम देखें बेटा, तो बैक्टीरियल ब्लाइट जनरली होता है सोयाबीन में, आप देख सकते हो। कैंकर्स होता है ब्लूबेरीज में, जनरली देख लो। फंगाई लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट यानी बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लाइट ही है। जब ये ब्लाइट वर्ड आता है ना उसका मतलब ही वो होता है, जब ये ब्लाइट वर्ड आता है ना तो उसका मतलब ही होता है इस तरीके का ब्राउनिश येलोइश कलर, जो ये चीज होती है ना, देखो यहाँ पे बीच में जो दिख रहा है उस तरीके का पूरे लीफ में थोड़ा 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 कोई जगह पे हो जाता है, दैट इज द ब्लाइट। कहीं कभी कभार वो बैक्टीरिया की वजह से होता है तो उसे बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, फंगाई की वजह से होता है तो उसे लेट ब्लाइट कहते हैं। सिमिलरली क्लब रूट्स, क्लब यानी मिक्स हो जाना, तो सारे रूट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते तो फैल नहीं सकते, किसकी वजह से, फंगाई की वजह से। किसकी वजह से, फंगाई की वजह से। तो फंगाई की वजह से सारे रूट्स एक साथ चिपक जाते हैं, फंगाई की वजह से सारे रूट्स एक साथ चिपक जाते हैं, दैट इज नोन एज द क्लब रूट्स। क्लब यानी मिक्स हो जाना, सारे रूट्स मतलब जम जाते, ज्यादा फैल नहीं सकते, फंगाई उसको रोक के रखता है, पकड़ के रखता है। तो अगर रूट्स फैलेंगे नहीं तो न्यूट्रिशन कम मिलेगा, वाटर कम मिलेगा, तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। नाउ द वायरसेस एंड द वर्स्ट पोर्शन, इन सब में भी वायरसेस होता है, नेमाटोड्स होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, स्पेशली वायरसेस। तो वायरसेस क्या करते हैं, येलो वेन बेंडिंग, येलो वेन बेंडिंग। तो येलो वेन बेंडिंग एक इमेज में आपको दिखाऊंगा, देख लो, अगर आपको सही से समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना आप कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि ये देख रहे हो ये लीफ है, दिस इज अ लीफ। तो लीफ में क्या हो रहा है कि पूरे लीफ में जहां पे वेन्स दिखती है ना, जहां पे वेन्स कि लीफ में भी बीच में से आपको पता चलेगा कि लीफ को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, क्लियर। अगर हम कोई लीफ देखते हैं तो लीफ में भी क्या होता है कि ये लीफ जा रहा है, मेन वेन जा रही है, उसमें से ये छोटी छोटी वेन्स यहाँ पे डिवाइड होती है, यस और नो। तो ये जो वेन्स होती है ना लीफ में, अगर हम देखते हैं बेटा, तो ये जो लीफ बनता है, क्लियर, तो यहां पे ये जो वेन्स होती है ना, वेन्स कैसी हो जाती है, येलोइश हो जाती है। कैसे वेन्स हो जाती है बेटा, तो ये वेन्स अगर हम देखें ना तो ये वेन्स येलोइश हो जाती है। तो ये जो पूरा वेन येलोइश कलर का होता है ना, उसे हम कहते हैं येलो बेंड। क्या कहते हैं बेटा, येलो वेन बेंडिंग, येलो वेन बेंडिंग। तो अभी अगर आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे लीफ में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, येलो वेन बेंडिंग। क्या हो रहा है बेटा, येलो वेन बेंडिंग। तो दिस इज द थिंग, येलो वेन बेंडिंग। अगर एक बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट इज द येलो वेन बेंडिंग।
सो दिस इज येलो वेन बेंडिंग। तो इसमें से लीफ में बहुत ही येलोइश कलर का बेंड आता है, जहां जहां पे वेन्स आपको दिख रही है वहां पे। नाउ दी रोज मोज़ेक, रोज मोज़ेक अगर हम देखें तो रोज प्लांट को अफेक्ट करता है, इसी तरीके के येलोइश बेंडिंग करता है, बट इन द स्पेशली इन द रोज प्लांट उसमें फ्लावर्स की क्वालिटी डिग्रेड कर देता है, उनकी क्वांटिटी डिग्रेड कर देता है, दैट इज द अफेक्ट इन दी स्पेशली रोज। नाउ नेमाटोड्स, नेमाटोड्स क्या होता है, एक तरीके का पैथोजन ही, एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप कह सकते हो। सिस्ट इन द रूट्स ऑफ द टबेको, सिस्ट इन द रूट्स ऑफ टबेको, तो रूट्स जहां पे होता है ना वहां पे सिस्ट आ जाता है। जैसे फंगस में भी जो रूट को अफेक्ट करता है, दिस आर द सिस्ट इन द रूट्स, तो रूट्स को डैमेज करता है, किसको, स्पेशली द टोबैको रूट्स होता है ना उसको डैमेज करता है। नेमाटोड्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे बहुत छोटे माइनर, तो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है जो सिस्ट बनाता है इन दी रूट्स ऑफ दी टोबैको, तो टोबैको के प्लांट को डैमेज करता है। जनरली अगर हम देखने जाए, वी आर नॉट लर्निंग देन ऑल ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स लुक्स सिमिलर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लुक्स सिमिलर। तो लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन आप पता कर सकते हो कि हाँ, now this plant is somewhat affected from either microorganisms or any of the पैथोजेंस, इतना तो पता कर ही सकते हो। अगर हम ये पता नहीं लगा सकते कि बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस है, नेमाटोड से कौन है, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि इफ एनी प्लांट इज अफेक्टेड और डिजीज कॉज हुई है, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस प्लांट में दिक्कत है। क्लियर? तो नाउ अभी हमारा कोई ज्यादा पोर्शन बचा नहीं है, सिर्फ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स बचा है, तो वो भी एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको होमवर्क क्या दिया, एक ऐसा ही टेबल बनाना है सारी दवाइयों का, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एक्सेट्रा। नेमाटोड्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं, रोडेंट्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं, चूहों के लिए भी दवाई यूज करनी पड़ती है, वरना तो क्या होता है कि सारे खेत में बहुत सारे चूहे हो जाएंगे तो फिर क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्राउंड नट है जो ग्राउंड के अंदर ग्रो होती है, तो चूहे तो पहले ही उसमें से सारे सीड्स खा जाएंगे। या तो सीड्स, ग्राउंडनट के सीड्स क्या होते हैं, सिंगदाने, तो वही उसके सीड्स होते हैं। तो ग्राउंडनट में से सारे सीड्स निकालो, सिंग निकालो, तो दैट इज दी सीड्स फॉर दी नेक्स्ट क्रॉप। अगर आपने डाले हैं और उसमें बहुत सारे चूहे, तो सारे सीड्स ही खा जाएंगे, तो आपको लगेगा कि डाला तो था, सीड ग्रो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो चूहे के पेट में चला गया। सो उसके लिए भी अलग अलग दवाइयाँ होती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार टेक्स्ट बुक में इन डिटेल में से पढ़ लो, नोट्स अच्छे से बना लो, ये सारी चीज़ें एक बार फटाफट से लिख लो बेटा, है ना। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे। आपको एक बार क्लास वर्क अगर नहीं लिखा है तो टोटल 2 टाइम्स आपको होमवर्क में लिखनी है। थैंक यू वेरी मच।